कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है सभी को? क्या कर रहे थे अपन? क्या पढ़ रहे थे? लास्ट में हमने पार्ट 1 नंबर सिस्टम्स पूरा कर लिया था। कितने लोगों ने रिवीजन किया? डीएचएफ भी दिया था राइट मैंने? यस। मैं आईपैड में देखता हूँ अपने। डीएचएफ 1 दिया था राइट? कितने लोगों ने उसे किया है? डीएचएफ 1 कितने लोगों ने किया है सर? क्यों भाई, सबने क्यों नहीं किया डीएचएफ 1? क्या मैंने बहुत ज्यादा बातें बताई थी इसलिए नहीं किया आपने, या आप सारी बातें आपके दिमाग से ऊपर चली गई? दिस इज नॉट डन, ओके? आई वॉज एक्सपेक्टिंग 100%। अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो भी ठीक है मेरे लिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स डीएचएफ के लिए मैंने बचा के रखे हूं और आपने अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट आपको समझ ही नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मैं सिर्फ डीएचएफ के लिए इसलिए रखता हूं कि आप अपना दिमाग लगाएं उसको सॉल्व करने में। अगर जो पढ़ाया और वही क्वेश्चंस दे दिए तो स्पून फीड हो गया ना। विल इट मेक अ डिफरेंस? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी ऑनेस्ट। आपको इतना अच्छे से समझाने के बाद, आपको रियलिटी चेक्स देने के बाद, एक्चुअली दिस इज अ प्रॉब्लम, यू नो, दिस इज अ प्रॉब्लम। क्यों ये प्रॉब्लम है? बिकॉज यू डोंट हैव एग्जाम टुडे। आज ही एग्जाम होता ना, आपकी हालत ऐसी नहीं होती। आप उस चीज को सीरियसली नहीं ले रहे हैं बिकॉज एग्जाम है बहुत दिनों बाद। तो आप क्या है ना, पाप पे पाप, पाप पे पाप, पाप पे पाप, अपना बैकलॉग इतना एक्सपेंड कर लेंगे सर कि एक टाइम आपको खुद दिखेगा कि आपने अगर मेहनत कर ली होती तो आज आप उससे अच्छी सिचुएशन में होते। बट नो, यू डोंट वांट टू। यू वांट टू बी इन एग्जैक्टली इन दैट सिचुएशन जहां आपको खुद पे सेल्फ डाउट हो, जहां उस पॉइंट में आके जहां कोई रास्ता बचे ही ना आपके पास, आप उधर जाना चाह रहे हैं। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि अगर आप लेक्चर अटेंड कर कर, मैं तो आपसे बोलता नहीं सर कहीं भी जाके लेक्चर पढ़िए आप, पर आप जहां पे पढ़िए वहां ईमानदारी से, राइट? कहीं पे भी जाएंगे वहां पढ़ा के आपको करने तो सवाल ही सॉल्व होंगे। ऐसा तो है नहीं कोई ऐसा जादू होगा कि सब कोई, कितना ही कौन स्पून कर देगा आपको, कितना ही कौन स्पून फीड कर देगा सर आपको? आपको पता है नीट का एग्जामिनेशन कैसे हुआ है? जितने भी लोग आ रहे हैं सब रोते हुए आ रहे हैं बाहर। क्यों? बिकॉज नीट ने अपना गेम खेल दिया सर, उसने अपना पत्ता गिर दिया। इट वॉज इन बिटवीन जेई मेन्स टू जेई एडवांस सर, उन लोगों के लिए जिनकी कोर कॉम्पिटेंसीज बायो है। क्या वो एमबीबीएस में जाकर इतना मैथमेटिक्स का यूज करेंगे? उनकी कोर कॉम्पिटेंसी सर बायो है, तब जाकर उनको फिजिक्स में रुला दिया है सर। आप क्या बात कर रहे हो? और अगर आप में अकल नहीं है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस बार का जे एडवांस तो वैसे टफ जाना है। क्यों क्यों आना है? क्योंकि नीट ने अपना खेला खेला है। अगर जे एडवांस इजी पेपर दे देगा एज कंपेयर टू नीट तो लोग बोलेंगे ना कि नीट इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन। सर जे एडवांस अगर आप नहीं समझ पा रहे, अगर इफ आई गिव अ की टेकअवेज फ्रॉम दिस नीट एग्जामिनेशन इज दैट जे एडवांस गोना गो डीप डाइव इनटू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट्स, not that to limited to one particular concept, multiple concepts को एक साथ बनाकर क्वेश्चन देगा सर वो आपको। आप क्या बात कर रहे हो? चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। केमिस्ट्री में भी रखने से काम नहीं चलेगा सर। आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कुछ नहीं होना। और आप हैं कि दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, आई थिंक दिस इज द थर्ड क्लास, उसी में आपने जो है मक्कारी करना शुरू कर दिया। पहला डीएचएफ था, ईमानदारी से आपको करना चाहिए था सर। आपका रिस्पांस मेरे रिस्पांस पे मैटर करेगा। आपको मुझे लग रहा है कि हाँ ये लोग थोड़ा अच्छा पढ़ने रहे
तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा, वरना आप बेसिक के लिए चिंता कीजिए मत मेरे से। आप मेरे पढ़ाने पे शक मत कीजिए, आप अपने पढ़ने पे शक कीजिए सर। मतलब पहले दिन में 100% लोगों ने DHF नहीं किया, तो मैं आप समझ रहा हूं कि आपको क्या ही मोटिवेशन है यार सर, क्या ही आपका माइंडसेट है। जबकि मैंने आपको बोला है कि अगर आपका रिवीजन, आप कितने क्वेश्चन है सर DHF 1 में? 25। मतलब 25 सवाल आपसे नहीं हो पाए। आपके 25 सवाल आधे घंटे में होते तो आधे घंटे में फ्री हो जाते आप। 25 सवाल आपके 1 घंटे में तो 1 घंटे में फ्री होते, 2 घंटे में 2 घंटे में होते। आपको अटेम्प्ट तो करना चाहिए था सर। अटेम्प्ट करोगे तभी तो फंसोगे। फंसना तो बहुत अच्छी बात है, आपने अटेम्प्ट नहीं मारा तो आप क्या ही खेले सर। अटेम्प्ट मारना तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बट नहीं, सोच रहे हो कि बस फॉर्मूला लगाओगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, रख लोगे और पास कर जाओगे। अगर ऐसे पास कर भी गए ना सर, तो भी इंजीनियरिंग में जाके कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे आप, बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट। This is what exactly the problem I was talking about on the very first day. People try to do this only, कि वो सोचते हैं they live in a fantasy world कि जाना 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 है, and they don't work for it. अगर आपका ऐसा माइंडसेट रहा और किसी दिन मैंने चेक कर लिया कि कितने लोगों ने DHF किया है क्या नहीं है, आप समझ लीजिए उस दिन मुझसे बड़ा टीचर कोई होने नहीं वाला। समझ रहे? आज मैं आपको लास्ट मौका दे दे रहा हूं, जिन्होंने भी नहीं किया है आज उसको कंप्लीट करेंगे। और आज का जो होमवर्क वो तो करना ही है। कल का जो DHF डिस्कशन होगा, और मैंने पता लगाया कि अभी भी कोई ऐसा है जिसको लग रहा है कि उसका काम बन जाएगा बिना पढ़े, तब आप मुझसे कल मिलिएगा, ठीक है? आई विल गोना डिस्कस। जो लोग डिसिप्लिन में हैं उनका नुकसान मैं नहीं करूंगा सर, सॉरी। आप 10-15 लोगों के चक्कर में मैं उन लोगों का नुकसान कर दूं जो बेचारे पढ़ के आए हैं, मेहनत करके आए हैं, उनके डाउट सॉल्व ना करूं मैं? This is not done. This is not the right way. This is not the right way to motivate a teacher also. आप सर समझ नहीं रहे। वही मैं जब बात कर रहा था, नीट का एग्जाम हुआ था, मेरा फर्स्ट थॉट प्रोसेस ये आया था सर कि इस बार का जी मेन, एडवांस तो छोड़ो, मेन से आपको निकालना मुश्किल हो जाएगा अगर आप ढंग से तैयारी नहीं करेंगे। बट नहीं, चमत्कार पे विश्वास है आपको। सम डे सम टाइम समथिंग विल हैपन। डू नॉट मेक दिस हैबिट प्लीज। आज जो पढ़ाया जाए उसका रिवीजन कीजिए, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कीजिए, बस। ओनली आस्क इज दिस कि जो पढ़ा है उसे भूले ना। अब उसमें जितना टाइम लगे, अगर आपको 1 घंटा लग रहा है तो 1 घंटे में फिनिश कीजिए, 2 घंटे लग रहा है तो 2 घंटे में फिनिश कीजिए। उतना पढ़ने के बाद जो भी समय है वो आपका, कीजिए जो करना है उसमें। क्या बात समझ में आ रही है सभी को? क्या कल ये रिपीट होगा? सी आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इस चीज को समझाने में आप लोगों को कि कितना इंपॉर्टेंट है किस चीज का। आप इतने मैच्योर हो ऑलरेडी, आपको पता है कि कितना स्ट्रगल है सर। यहाँ आसपास ही देख लीजिए आपका। अगर आप इतनी मेच्योरिटी से समझें चीजों को कि यार नहीं, नीट ने इस बार अच्छा पेपर दिया है तो जेईई मेंस तो देगा ही देगा ना। क्यों जेईई मेंस में फिर शक नहीं करेंगे लोग कि यार जेईई मेंस इतना बेकार आया और नीट तो इतना अच्छे लेवल का आया? और एडवांस तो देना ही है क्योंकि उसको तो टफेस्ट अपनी लेगेसी मेंटेन करनी है, राइट? तो उस उन ऊपर जो हाई लेवल पे गेम चल रहा है उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ा? आप लोगों पे पड़ा सर। अब आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या सेम कॉन्सेप्ट, सेम चीज जो मैं पिछले साल पढ़ा रहा था, क्या इस साल एप्लीकेबल है? नहीं है सर। मुझे पता है इस बार तो मुझे इतने कॉन्सेप्ट्स और मल्टीपल चीजों को ले लेके कराना है क्योंकि उसी नेचर का पेपर आने वाला है। जहां मैं सीधा निकल जाता था वहां मुझे सीधा निकलना ही नहीं है।
मुझे इन्वेस्टमेंट करना है उतना वहां पे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे क्या चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, राइट? अब आप तैयार नहीं है। अच्छा, मैंने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, क्या आपको लगता है वही कॉन्सेप्ट डीएचएफ में होंगे? अगर होंगे तो क्या फायदा, क्या हुआ सर? कुछ कॉन्सेप्ट डीएचएफ के लिए बचा के इसलिए ही रखे गए हैं, जिससे कि अगर आप अपना दिमाग लगा के उनको सॉल्व कर पाए तो आपका दिमाग चल रहा है, नहीं तो अप्रोच तो मैं बताने ही वाला हूं। नहीं आया? क्या आप कल से अपना डीएचएफ समय पर करेंगे? ठीक है, आई डोंट वांट टू वेस्ट मच ऑफ माय टाइम हियर एक्सप्लेनिंग यू दैट कि आप किसका काम कर रहे हैं किसका नहीं कर रहे हैं। आप इतने मेच्योर हैं खुद, अगर आपको लगता है कि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप कीजिए, नहीं चाहिए तो इट्स ओके, इट्स नॉट ऑन मी कि भैया आपने नहीं किया ये वो आपका है। आपने किया है तो मैं श्योरिटी लूंगा सर, तब मैं श्योरिटी ले सकता हूं कि हाँ भाई तूने अगर जो जो बताया गया वो किया है, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अगर जो बताया और वही नहीं किया तो पक्का मान के चलिए कि नहीं होना कुछ। ठीक है, क्या आप सब कल होमवर्क करके लाएंगे जो आज दिया जाएगा, आज की क्लास में पढ़ाया जाएगा? ठीक है, चलिए डीएचएफ सॉल्व डिस्कस करते हैं। सो पहला डीएचएफ है हमारा डीएचएफ 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 में किसी को कोई दिक्कत? लेट a इक्वल्स टू √2 + √3 फाइंड द वैल्यू ऑफ a²। बहुत आसान क्वेश्चन था, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हुई कैलकुलेशन करने में? इसके वैल्यू दिया है और इसका पूछा है a² - 5 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो क्या मिला? 2 + 3 + 5√6। ये 5 प्लस नहीं आया, सॉरी, इसका स्क्वायर किया तो क्या मिला? इसका स्क्वायर किया तो 2 + 3 + 2√6, क्या ये 5√6 लिखा हुआ है? इसको यहां पुट किया तो 5 + 2√6 - 5 छम्मा छम्मा का स्क्वायर था, तो ये क्या मिला? 4 × 6 24। किसी को कोई दिक्कत? आसान सवाल था, हाथ चलाने के लिए था ये सवाल। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखें। द नंबर x सेटिस्फाई रूट ऑफ दिस प्लस रूट ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस। तो ये तो ऐसा अपने क्लास में किया था, ये रिमेंबर है कि रूट में अगर कुछ यहाँ दिया और यहाँ दिया और ये वैल्यू दी है तो क्या करो, इस रूट को यहाँ भेज दो, फिर स्क्वायर बोथ द साइड कर दो। नहीं आया, और फिर आंसर निकाल लेंगे। कितने लोगों ने किया इसको? सेम क्लास में कराया था राइट, कि क्या करो इसको रूट को इधर भेज दो। क्यों भेज दो? क्या सर मैं दोबारा याद है एक अप्रोच की थी हमने, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था तो आपको देख रहा था कि कैलकुलेशन स्टेप्स बढ़ते जा रहे थे, क्वाड्रेटिक भी बन रही थी। बट इधर जैसे किया तो अपन ने दोनों स्क्वायर स्क्वायर माना, इधर का एक स्क्वायर प्लस सम वैल्यू, हाँ प्लस का स्क्वायर, तो इसका जब स्क्वायर किया ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, एक स्क्वायर बचेगा, दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा लेकिन आसान रहेगा। कितनों को ये दिक्कत थी इसमें? कितनों को दिक्कत थी इसमें? ठीक है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 तो आसान है, सीधा कैलकुलेशन कीजिए। क्वेश्चन 4 कितनों को दिक्कत? आसान था, 1/√3 - 1/√2 + 1/√2 - 1। इसको रैशनलाइज कीजिए। इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या किया होगा आपने? √3 + √2 अपॉन √3 + √2। इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या किया होगा? √2 + 1 अपॉन √2 + 1। ये अपन क्यों करते हैं सर? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए होता है। और नीचे क्या होता है कि अगर a - b a + b बना देते हैं, क्योंकि नीचे अगर ये रूट फॉर्म में है a और b तो ये बन जाता है a² - b²। और a² - b² सर हमने पढ़ा था कि रूट स्क्वायर रूट अगर होता है तो सिर्फ उसे काटने का तरीका क्या होता है? स्क्वायर। नहीं आया? अपन ने रूट्स एंड रेडिकल्स की बात की थी आज लास्ट क्लास में, अगर आपको याद आ रहा हो। रूट है, मैंने बात किया था इंडेक्स एंड इंडेक्स पार्ट 2, इफ यू रिमेंबर पार्ट 2 इंडेक्स सर्च, जिसे इंडेक्स को अपन बोलते हैं पावर, एक्सपोनेंट, और सर्च को बोलते हैं अपन रूट्स एंड रेडिकल्स, राइट। अगर आपको याद दिलाऊं तो एक, अगर आपको ऐसे याद हो, है ना, a पावर bm लिखा हुआ है
तो अपन ए एम बी एम लिखते हैं उसको। अगर वही बात एम ए और बी में लिखी हुई है, क्या इसका मतलब एम और बी एम है? क्या इसका मतलब ये लिखा हुआ है ए बी की पावर 1/m, इसका मतलब a पावर 1/m b पावर 1/m। सेम अगर a बाई बी का पावर m लिखा हुआ है तो ये a m और b m लिखा हुआ है। सेम क्वेश्चन m और a रूट n और b, तो ये a पावर 1/m और ये b पावर 1/m। और ये इसी में एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी, अगर सेम है a पावर m a पावर n तो ये क्या हो जाता है m प्लस n। नहीं आया? याद है 2 क्यूब 2 स्क्वायर is nothing but 2 power 5, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 8s are 32, 2 power 5 is 32। same a power b, sorry, अगर a पावर m अपॉन a पावर n है तो इसको a पावर m माइनस n लिखते हैं। तो अगर इसमें मैं निकल को रूट m अपॉन n a लिखा तो ये क्या 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन n लिखा हुआ है? नहीं आया। तो रूट्स में हमने ये सारी बातें की थी, क्या सबने रिवाइज किया था कल? नहीं आया। ठीक है, तो सिंपल सा था। क्या इस क्वेश्चन में क्या करना था आपको? रैशनलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 भी आसान है, ऐसा हमने क्लास में भी किया था। 5 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5 प्लस रूट 2। तो याद है लास्ट क्वेश्चन शायद ऐसे कुछ किया था हमने। तो अपन ने क्या माना था कि इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो क्या करो, रूट 7 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 7 प्लस 5 माइनस रूट 2। तो ये तो बन गया नीचे, इसको अगर a माना आपने और इसको b माना और इसको a माना b, तो नीचे बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b। तो नीचे रूट 7 प्लस रूट 5 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 5 टाइम्स रूट 7 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2। क्या आप कर लेंगे कैलकुलेशन आगे? किसी को कोई दिक्कत? कितना भी रूट हो, अगर इसके सामने और रूट लगा दिया जाता, सर मैंने और रूट लगा दिया जाता, लेट्स से रूट x, तब क्या करते? कुछ नहीं, आपको एक बार इसको a मान लेते, इसको b मान लेते, फिर दोबारा से एक और बार आपको लिखना, एक और बार रैशनलाइज करना पड़ता, एक और बार रैशनलाइज करना पड़ता। क्योंकि फिर a में कितनी वैल्यूज थी? 1 2 3 4, तो इधर करने से 3 खुलती, फिर एक और बार रैशनलाइज करता तो 2 खुलती, एक और बार रैशनलाइज करना पड़ता आपको, तब जाके आपको नीचे रूट नहीं दिखता। नहीं आया? यहां आपने 2 बार रैशनलाइज किया होगा, राइट? क्यों किया होगा? क्योंकि यहां रूट में 2 वैल्यूज थी। तो जब यहाँ की, जब इसको स्क्वायर किया होगा, इसका स्क्वायर किया होगा, तो एक रूट के फिर बच रहा होगा, फिर जब इसको रैशनलाइज किया होगा वो रूट कटा होगा। 7 5 35 वाला। नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत आसान सवाल था, कैलकुलेशन था, रूट 3 प्लस रूट 2, है ना? और डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच कि x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 x स्क्वायर। तो आप x स्क्वायर से खेलना शुरू करें, फिर x की पावर 4 पे जाए, फिर x की पावर 6 पे जाए। सिंपल डिवाइड एंड रूल। क्वेश्चन 7 भी आसान है, सिंप्लीफाई, यू जस्ट नीड टू रैशनलाइज करना है। तो वही मैंने बताया ना, तो ये इस वाला फॉर्मेट में है, रूट बी प्लस रूट सी प्लस रूट डी प्लस रूट ई। अब आपका मन है, आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, या इसको a मान लो और, सॉरी a तो लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसको x मान लो या इसको y मान लो, आपको करना पड़ेगा उतनी ही बार रैशनलाइज। इट्स डिपेंड्स अपॉन योर अप्रोच। क्वेश्चन 8, x इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस रूट 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6। इसमें भी कोई किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है? x इज इक्वल्स टू रूट 3 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 6, इसका स्क्वायर करा तो कितना मिला? 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6, माइनस 2 रूट 6 दिया है। नहीं आया? सॉरी प्लस, ये छम्मा छम्मा कितना बचा? 5 इज दी आंसर। कर लेंगे। क्वेश्चन 9, रूट 7 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर माइनस रूट 7 माइनस
√5 स्क्वायर। अच्छा, कितने लोगों को ये दिखा? चलो सॉल्व किया आपने, रूट निकाल के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितनों को ये दिखा? ये लिखा हुआ है a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। अगर आपको दिखा, ठीक है, a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस, यहां से क्या मिला आपको? a² + b² + 2ab। ये भी हम पढ़ेंगे अगर नहीं पता है तो। यहां से मिला a² - b² + 2ab, नहीं आया। तो ये छम्मा छम्मा, ये छम्मा छम्मा, बचा क्या? 4ab। तो सिंपल, अगर किन्हीं लोगों को, बहुत स्मार्ट लोग हैं, उन्हें सिंपल ये दिखा होगा कि ये लिखा हुआ है 4ab, तो √7 × √5 दैट इज 4√35। नहीं आया। इस क्वेश्चन में क्या हुआ ना, ये पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि कभी भी a+b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए आंसर उसका? 4ab। नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो और भी आसान था। रूट सिंप्लीफायर 12 + √27 - √75। सो इसको कुछ नहीं करो, इसको फैक्टराइज कर दो। 2 × 2 4 × 3 प्लस कितना होता है? 3 × 3 × 3, ये कितना होता है? 5 × 5 25 × 3। तो यहां से निकालोगे क्या? 2√3। यहां से क्या निकलेगा? 3√3। यहां से क्या निकलेगा? 5√3। 2 + 3 5√3। याद है क्या? 0। ये याद है क्या? a√b + c√b इज नथिंग बट a + √b। पढ़ा था हमने इंडाइसिस एंड सर्च में। नहीं आया। छोटी छोटी बातें, ठीक है, ठीक है क्या? ओ दिस क्वेश्चन इज गुड। क्वेश्चन 11, कितने लोगों ने दिमाग लगाया? लेट्स सी। हाउ मेनी ऑफ देम आर रैशनल? 2/3, पाई, 1024, 22/7, √32/2√2, √97 एंड नेपियर्स कॉन्स्टेंट E। अच्छा सर, रैशनल पूछा उसने कि कितने इनमें से रैशनल है। याद करो, रैशनल की जब हम बात कर रहे थे तो अपन क्या बात कर रहे थे कि Q where P/Q, any form of P/Q where P and Q are belongs to integer and Q is not equals to 0। और वहीं पे एक बात याद करना, याद हो तो एक 1/3 का एग्जांपल लिया होगा मैंने कि 0.333 और एक पाई का एग्जांपल लिया होगा 3.159। चलते 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 इन दोनों में डिफरेंस बताया होगा। याद करो, क्या ये क्या है? रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं आया कि यहां नंबर 33333 चलता रह रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा। जो सेम नंबर रिपीट हो रहा है उसे बोलते हैं रिपीटिंग एंड इट इज नेवर एंडिंग, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। बट इन केस ऑफ पाई, पाई इज व्हाट? क्या पाई नॉन रिपीटिंग है? क्या आपको दिख रहा है 1 4 1 5 ऐसे चलता चलता 9 है, फिर आगे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। याद आया? तो ऐसे नंबर जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं या टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं, या तो मान लो रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है, और या रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो किस कैटेगरी में आते थे? याद करो, क्या रैशनल में आते थे? क्या 1/3 को अपन रैशनल बोल रहे थे क्योंकि P/Q फॉर्म where Q is not equals to 0 and P and Q are on the integer side, whereas pi 3.15 it is non-repeating, non-terminating। ऐसे लोग क्या कहला जाते थे? irrational। क्या इसको रिपीटिंग बोला? कहां से है रिपीटिंग सर, और कहां से टर्मिनेटिंग? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इट माइट बी अ प्रिंटिंग मिस्टेक अगर मैंने गलती से बोल दिया हो, ठीक है? तो 1/3 याद रखिएगा, रिपीटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो रैशनल्स,
टर्मिनेटिंग हो या रिपीटिंग हो तो भी वो रैशनल्स, और इरेशनल्स नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बात समझ में आती है? तो मुझे पता है अगर बात समझ में आती है ना, तो 2/3 क्या हो गया सर? 2/3 आपका क्या हो गया? किस कैटेगरी में आया? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, हैंस रैशनल। तो ये तो रैशनल है। पाई तो हमने बात की थी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो QC या Q कॉम्प्लीमेंट। 1024, तो मुझे बताओ 1024 क्या होता है सर? क्या 2 की पावर 10 होता है? 2 की पावर 10 है तो इसको बाहर निकाल लो कि 2 की पावर 5 हो गया। कैसे हो गया सर? देखो ऐसे हुआ, ये लिखा है a की पावर m और ये, तो जैसे ही मैंने a की पावर m/2 किया, दैट इज 2 की पावर 10/2 किया, तो 2 की पावर 5 आया। तो क्या लिखा है? तो इंटीजर आ गया सीधा सीधा निकल के। तो ये तो रैशनल, दैट इज ये भी रैशनल है। हाँ, प्लस माइनस के साथ खुलेगा, दैट इज ट्रू, बट बोथ आर इंटीजर्स, नॉट अ प्रॉब्लम। 22/7 क्या ये रैशनल है? कितने लोगों ने रैशनल बोला इसको? आपने सही बोला, आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन याद रखिएगा दिस इज रैशनल। अरे 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 सर, क्या अभी तो आपने लिखा है कि पाई, और मैं पाई को 22/7 लिखता हूं। अच्छा, तो आप याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। इस बात को अगर मैं यहां लिखाना चाहूं कहीं, लिखिएगा स्टार मार्क करके, क्या पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 22/7। क्या मतलब? क्या मतलब? एक्चुअली जब आप पाई को 0.04% राउंड ऑफ लगाते हो सर, तब 22/7 बनता है, और 22/7 एक रैशनल नंबर है, बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, where q is not a, and p and q are integers and q is not a 0। क्या सेटिस्फाई कर रहा है सर? यस। तो बस आपको क्या रखना है कि पाई इज नॉट एग्जैक्टली 22/7। हम इसका क्या मतलब कि सर मैं पाई आर स्क्वायर जब एरिया लिखता था सर्कल का, तो मतलब 22/7, दैट्स व्हाट। आपको कैलकुलेशन के लिए पाई को हमेशा 22/7 रखना है, लेकिन एज अ मैथमेटिशियन यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। हम उसमें क्या करते हैं? एक राउंड ऑफ लगाते हैं। एक राउंड ऑफ कितने का लगाते हैं? 0.04% का। अगर आप इसकी थ्योरी भी देखें ना, पाई की अगर आप डिस्कवरी देखें, तो वी डोंट से इट इज बीन डिस्कवर्ड, नहीं, इट इज बीन कैलकुलेटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, सिंप्लीफाइड किया गया है। इट इज नॉट डिस्कवर्ड, इट इज कैलकुलेटेड, सिंप्लीफाइड एंड मेजर्ड। सबसे पहले आपके पास बेबिलियन टाइम से, फिर इजिप्टियंस आए, फिर हमारे इंडियन से भी मैथमेटिक्स ने इन लोगों पे वर्क किया। सबसे पहले 3.140 वैल्यू आती थी, फिर किसी लोगों ने इसको ज्योमेट्री में यूज करके 3.141 लिखा। लाइक दिस इट हैज बीन इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और जब कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर पे जब कैलकुलेट करना, तो पाई की वैल्यू से ही कैलकुलेट करना स्टार्ट किया। दे यूज टू फिगर आउट कि कंप्यूटर में कितनी पावर है बाय यूजिंग दिस पाई। समझ पा रहे हो? सो पाई, ये बात याद रखनी है आपको। तो इस क्वेश्चन में ये बात याद दिलाने की थी कि पाई इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 22/7। इसलिए मैं बोल रहा हूँ DHF इंपॉर्टेंट है सर। क्या ये बात आपको समझ में आई? इसलिए क्वेश्चन यहां डाला हुआ है, ठीक है? क्या आप कर लेंगे? ठीक है। √32/2 √32 क्या लिखा हुआ है सर? 4 × 32 2 पावर 5। इसको ऊपर निकाला तो क्या निकलेगा? 2, ठीक है, 2 पावर 5 लिखा हुआ है, अपॉन नीचे 2√2 लिखा हुआ है, 4 निकाल दिया बाहर, 2√2/2√2, ये छम्मा छम्मा, ये छम्मा छम्मा, क्या 2 बचा। प्लस माइनस का खेल मैं यहां नहीं खेल रहा हूँ, बात आपकी बिल्कुल सही है कि जब मैंने ये लिखा तो ये प्लस माइनस आना चाहिए, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप प्लस से खेलना चाहते हो, लेट्स से +4 2√2/2√2 ये आएगा, या -4 2√2/2√2 आएगा। क्या दोनों केसेस में क्या इंटीजर ही बच रहा है
और इंटीजर्स तो रैशनल्स होते ही हैं, तो ये क्या है, रैशनल। रूट 97, सर अगर आपको याद हो और आपने रिवीजन किया हो, प्राइम 1 से 100 तक प्राइम लिखवाए थे, 90s की लाइन में एकमात्र एक बंदा 97 ही था जो प्राइम नंबर था। प्राइम था तो क्या था कि इसका या तो एक ही फैक्टर है, 1 इज द फैक्टर, या नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, देयरफॉर दिस इज क्यू कॉम्प्लीमेंट, इट इज इरैशनल, क्योंकि इसको फैक्टर कर ही नहीं सकते, आप रूट निकाल ही नहीं सकते, इसका रूट खोल ही नहीं सकते। नहीं आया। ई नेपर कांस्टेंट याद है 2.7 चलती रहती रहेगी, और इस कैटेगरी में आएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, तो दिस इज ऑल्सो क्यू सी। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या ये सब हमने क्लास में पढ़ा था? हाँ, अच्छा पॉइंट ये था सर, दिस वॉज द गुड पॉइंट, छाप लें। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है यार, नेक्स्ट भी अच्छी चीज समझाएगा आपको। क्वेश्चन 12, HCF ऑफ 2/3, 3/4 एंड 4/5। अपन ने HCF करना सीखा था, HCF की फील भी ली थी कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कैसे निकालते याद है? डिफरेंस मेथड, वो याद है? अगर 3 नंबर दिया हो तो इसका डिफरेंस निकालो, इसका डिफरेंस निकालो। लेकिन फंडामेंटल क्या था ABC का, कि आप इसके फैक्टर्स लिख लो 1 इंटू जो भी है, फिर B के फैक्टर लिख लो और C के फैक्टर लिख लो, फिर चेक करो कि ऐसे कौन से कॉमन फैक्टर हैं तीनों में आ रहे हो, वही क्या हो जाता था, HCF हो जाता था। कि ये फंडामेंटल याद था, ये फंडामेंटल याद था। और अपने मैंने बताया था कि जितनी मैक्सिमाइज चीजें करने के लिए काम आएंगे उसमें, इफ यू रिमेंबर, राइट। बट इसमें क्या है, ये फ्रैक्शंस है ना, तो फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे, इससे वो हम सीखेंगे। याद रखना कि HCF ऑफ A, B, C, D, E, F चलते चलते इज नथिंग बट HCF ऑफ ऊपर वाले न्यूमरेटर A, C, E चलते चलते अपॉन LCM ऑफ B, D, F चलते चलते। ये चीज नहीं बताई थी, लेकिन आप इसमें देखो कि A/B, C/D, E/F का HCF अपॉन LCM। अगर LCM होता सर तो LCM का भी खेल सेम, कि LCM ऑफ दिस इज इक्वल्स टू LCM अपॉन HCF ऑफ दिस। नहीं आया तो बता दो फटाफट से। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपन को HCF निकालना है 2, 3, 4 अपॉन LCM ऑफ 3, 4, 5। इसका डिफरेंस देखा 1, इसका डिफरेंस देखा 1, दोनों का 1 है तो HCF 1 आ गया। 3, 4, 5 को मान लेता हूँ, सबसे बड़े नंबर को मान लेता हूँ LCM, चेक करता हूँ क्या 3 5 में है, नहीं है तो मल्टीप्लाई किया, क्या 4 इन नंबर में है, नहीं है तो 1/60 इज द LCM। क्या ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? नहीं आया, नहीं किया रिवीजन। क्या याद है अपन LCM निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे बड़े नंबर को मान लेते थे, फिर उस नंबर में चेक करते थे कि सारे नंबर्स हैं, क्या 3 5 में है, नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो, इंक्लूड कर लो। फिर चेक करते थे कि 4 5 इस नंबर में है, नहीं है उसको भी इंक्लूड कर लो। और HCF के लिए क्या करते थे, ये डिफरेंस लेते थे, उस डिफरेंसेस को चेक करते थे क्या वो डिफरेंसेस के तीनों के टेबल में कॉमन है, फैक्टर है, तो वही HCF हो जाता था। क्या बात आई? नहीं आया। लास्ट क्लास का रिवीजन कितने लोगों ने नहीं किया? कोई तकलीफ इसमें? तो ये अच्छा पॉइंट था इसमें समझाने के लिए। चले आगे। अरे वाह, अच्छे सवाल अब शुरू हुआ ना, पहले तो बस मेरे को लगता है वो हाथ खोलने के लिए थे सारे, पहले तो आपको जस्ट फटाफट से कैलकुलेशन लिखनी थी। क्वेश्चन तो अच्छे ये हैं। किया क्या किसी ने सॉल्व? क्वेश्चन 13 फंडामेंटल सर, मुझे तो फंडामेंटल का लग रहा है। उसने पूछा है HCF ऑफ x + 1 x क्यूब, ठीक है, इसका फंडामेंटल पूछा है x + 1 x क्यूब। अभी मैंने बताया आप अगर इसको a मान लो और इसको b मान लो तो ये क्या लिखा हुआ है, a 1 टाइम्स x इंटू x + 1, नहीं आया। b क्या लिखा हुआ है,
1 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और HCF क्या कहता था, ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन हो, 1 कॉमन है, x कॉमन है और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x नहीं आया x इज दी आंसर। कितनों को कोई दिक्कत हुई? सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कितनों ने अगर ये कर लिया होगा तो नेक्स्ट हो गया होगा। HCF ऑफ x, x प्लस 1, x प्लस 2, कॉमा एक्स स्क्वायर, x प्लस 1, इसको a माना, इसको b मान लिया, तो a को क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, b को क्या लिख सकता हूं, 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्या कॉमन मिला, 1 एक्स प्लस 1, तो आंसर क्या मिला, x इंटू एक्स प्लस 1 इज दी HCF। नहीं आया, लिख लें फटाफट से। नाउ देयर आर गुड क्वेश्चंस आई सी। क्वेश्चन नंबर 15 कितनों को आया समझ में सर? LCM ऑफ 2 पावर 2 पावर q 2 पावर n ये तो हमारी शॉर्ट ट्रिक पे ही वेस्ट है सर, याद कर, इसलिए मैंने बोला था कि शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक नहीं है, फंडामेंटल है। अपन क्या करते थे, मान लो अभी अपन ने देखा था ना, कितने का देखा था, 3, 4 और 5 का एलसीएम, तो अपन क्या मानते थे, हाईएस्ट नंबर का एलसीएम मान लिया, फिर चेक करते थे क्या 3 इस नंबर में है, नहीं है तो मिला लेते थे, फिर चेक करते थे दूसरा नंबर इस नंबर में है, नहीं है तो मिला लो, चेक करो क्या 5 है, 5 तो है ही। मतलब ये 3 वो नंबर हैं जो तीनों की टेबल में है। सेम आप क्या मानो, सबसे बड़ा नंबर क्या 2 पावर n है, मतलब क्या लिखा हुआ है 2 पावर 4 2 पावर 5 n टाइम्स, तो 2 पावर n को एलसीएम मान लो। क्या 2 इसमें है सर, क्योंकि 2 पावर n क्या लिखा हुआ है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स n, तो ये वाला 2 ये रहा, ये स्क्वायर, एक और 2 ये हुआ, ये क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हुआ, 2 पावर चलते चलते नहीं आया भाई। 2 पावर n मान लो, लेट्स से आई शो यू, लेट्स से 2 पावर 5 है ना, तो आंसर क्वेश्चन क्या बन गया आपका, एलसीएम ऑफ 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 4 2 5, आपने एलसीएम मान लिया 2 5 विच इज नथिंग बट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्या मुझे बताओ ये नंबर इसमें है क्या 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 ये नंबर इसमें है, तो 2 पावर 5 इज दी एलसीएम, देयरफॉर इसका भी एलसीएम क्या आएगा 2 पावर n। कितना अच्छा क्वेश्चन था बताओ, आपने क्या सोचा, देखो वही मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन जो मैंने डाले हैं सोच समझ के डाले हैं सर, जिससे आपका रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों हो, ठीक है। क्वेश्चन छाप लें। देखिए क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 देखें सर, एलसीएम ऑफ x प्लस 1 एक्स क्यूब अच्छा सवाल है, फंडामेंटल पाओ, मुझे बताओ एलसीएम क्या होता था, जैसे 3 4 5 का भी हमने सीखा राइट, है ना, तो क्या करते थे अपन 3 4 5, कैसा करते थे, 2 से 2 कटेगा, 2 से 1 बना दिया, सबको 1 बनाना होता था, तो नेक्स्ट 3 को लिया, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये 5, तो अब तीनों 1 1 1 बन गए करेक्ट, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये एलसीएम निकालते थे ऐसे सिंपल। मुझे बताओ x प्लस 1 एक्स क्यूब, x से काटना शुरू करो, तो ये बचा x प्लस 1 और ये बचा x स्क्वायर, x से काटना चला, x प्लस 1 को रहने दो, ये x बचा, फिर से x से निपटाओ, तो ये बचा x प्लस 1 और ये 1 बन गया, और इसको काट दो
x प्लस 1, तो ये 1,1, इसको मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई इससे, कितना बना x क्यूब x प्लस 1। नहीं तो आप क्या करते, आप इसको मान लो ये हाईएस्ट नंबर है, x क्यूब क्या है, हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट नंबर है। क्या इसमें x क्यूब में x है क्या x प्लस एक्स क्यूब में नहीं, तो मल्टीप्लाई क्या कर दो x प्लस 1। दोनों तरीके से जाओ, आंसर मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान वही सेम, कितने लोगों ने कर लिया क्वेश्चन 17। एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स प्लस 1, सिंपल सी कहानी है। आप इसको मान लो तो एक्स स्क्वायर तो पूरा एक्स क्यूब में है ही, क्या नहीं है एक्स प्लस 1, सेम ही है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, सेम ही तो आंसर हुआ। ये सबसे बड़ा नंबर क्योंकि क्यूबिक है, अरे नहीं आया, छोड़ो छोड़ो। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, ये एक्स हुआ, एक्स प्लस 1 हुआ, एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स हुआ, 1 हो गया, एक्स प्लस 1 हुआ, एक्स से मल्टीप्लाई किया 1 1 एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 1 1 1, मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये तो लिखा हुआ है। मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था एलसीएम कैसे निकालते थे सबसे बड़े नंबर को। आप कहोगे ये कैसे सबसे बड़ा, भाई क्यूबिक है ये, तो इसको मान लो सबसे बड़ा। इसमें क्या एक्स स्क्वायर है, ये क्या लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, क्या एक्स स्क्वायर है। क्या एक्स क्यूब तो है ही पूरा, क्या एक्स प्लस 1 है, नहीं है, तो उसे एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मजेदार है, कितना ने लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, आई टेल यू। कितने लोगों ने किया है अटेम्प्ट? क्वेश्चन 18, एलसीएम ऑफ 2 रूट 2, एलसीएम ऑफ 2 रूट 2, कितने लोगों ने इसका आंसर लिखा 2? क्योंकि अगर आप देखो कितने लोगों ने ऐसे किया कि 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये रूट 2 1 बचा, ये रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 किया, तो आंसर क्या आ गया रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 विच इज नथिंग बट 2। फंडामेंटल तो यही कहता है ना सर, राइट? बट याद रखिएगा ये लिखा हुआ है, अगर आप देखें एलसीएम ऑफ रैशनल अपॉन एलसीएम ऑफ रैशनल कॉमा इरैशनल, याद रखिएगा एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज नॉट डिफाइंड, एलसीएम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नॉट डिफाइंड। या कई लोग, कई किताबें कुछ ऐसा भी कहती हैं कि अगर एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी सी है देन सी बाई ए और बी बाई सी बाई ए और सी बाई बी शुड गिव यू नेचुरल या इंटीजर्स। इस केस में देखो क्या 2/2 1 दे रहा था, ठीक है, लेकिन क्या 2/√2 क्या 1/√2 विच इज नॉट रैशनल, विच इज नॉट रैशनल और विच इज नॉट इंटीजर, सॉरी इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो इंटीजर नहीं था ये, करेक्ट? तो दैट इज व्हाट दिस इज। अगर किसी एलसीएम का नंबर सी है तो सी जब इस नंबर से डिवाइड करेंगे, सी जब इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो इंटीजर आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, अदरवाइज वो नहीं है डिफाइंड, राइट? सो रैशनल और इरैशनल नंबर का एलसीएम डिफाइंड नहीं होता है, याद रखिएगा इस बात को। अगर मैंने इस बात पे किसी ने ध्यान दिया होगा तो आपको एक बात का डाउट आना चाहिए कि मुझे बताओ सर एलसीएम ऑफ √2 5√2 क्या होगा, बताओ जरा। क्या आपने लिखा 5√2, ठीक है, ये आया, फिर आपने चेक किया कि अभी सर ने बताया था इस फॉर्म में होना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, चेक किया 5√2 को √2 से डिवाइड किया
छम्मा छम्मा 5 मिला, और √2 5√2 को 5√2 से किया तो छम्मा छम्मा, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसका c मानो, तो जब c बाई a लिखा तो आपको z मिला, जब आपने c बाई b किया तब भी आपको इंटीजर मिला। मतलब ये बात सही है, क्या बात सही है? तो याद रखिएगा इस बात को समझने के लिए, ये लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ इररेशनल अपॉन इररेशनल, नॉट अपॉन। गाड़ी समझ में आई? क्या करना है? पहला केस एलसीएम ऑफ रैशनल और रैशनल तो हम बहुत मजे में निकालते हैं, है ना, डिफाइंड। एलसीएम ऑफ रैशनल और इररेशनल मैंने बोला नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड? अभी समझाया। अब मेरी कहानी है इररेशनल और इररेशनल। देयर इज नो थ्योरम और नो मैथमेटिक एविडेंस विच सपोर्ट्स कि एलसीएम ऑफ इररेशनल इररेशनल डिफाइंड हो। अगर आप देखेंगे, कहीं पढ़ेंगे या हायर मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, कहीं ये लिखा नहीं है और कहीं ये एविडेंट भी नहीं है कि एलसीएम ऑफ इररेशनल और इररेशनल डिफाइंड हो। लेकिन इफ it is of same category you can assume मतलब ये क्या लिखा? देखो, अगर ऑप्शन में इररेशनल और इररेशनल नॉट डिफाइंड है, ऐसा कुछ है, तो आप वही मार्क करें। लेकिन अगर ऑप्शन में लिखा ही नहीं है, ऑप्शन में मान लो कल को 5√2 ही लिखा था और कुछ लिखा ही नहीं था, तो आप इसको मार्क करके आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि इफ इट इज ऑफ सेम कैटेगरी मीन्स अगर √2 क्या परिवार वाला √2 के साथ कितना भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सेम कैटेगरी का मतलब समझिएगा सर, सेम कैटेगरी मतलब कि फॉर एग्जाम्पल E 7E और 8E² ये सेम कैटेगरी की नहीं है, चाहे इसमें E है लेकिन ये E² है। अगर ये 7E और 8E होता तब इसका पॉसिबल हो सकता था अगर ऑप्शन में दिया है, वरना मैथ्स के हिसाब से तो हम कहेंगे इट इज नॉट डिफाइंड। नहीं आया? मैथ्स के हिसाब से नॉट डिफाइंड है, तो आपका बेस्ट सोल्यूशन ये है। लेकिन अगर कंफ्यूजन स्टेट अगर हो गई है ऑप्शंस में, तो आपको देखना है कि अगर दोनों ही ऑप्शन है तब भी नॉट डिफाइंड मार्क करके आइए। अगर ये है कि डिफाइन कर दिया है तो उसमें मार्क कर दीजिए, राइट। जैसे √2 का √2 के साथ ही खेल होगा, पाई लिखा है तो पाई होना चाहिए, 7 पाई और पाई का एलसीएम निकाल सकते हो। ये नहीं कि 8 पाई और 9 पाई स्क्वायर का निकालोगे, क्योंकि यहाँ पाई और ये पाई स्क्वायर है, विच इज बोथ ऑफ डिफरेंट कैटेगरी। ये लीनियर है और ये डिग्री ऑफ 2 है। नहीं आया? क्या इतनी बात समझ में आई? दिस वाज गुड थिंग। तो अगर मैं समराइज करूं तो क्या है कि एलसीएम ऑफ रैशनल डिफाइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एलसीएम ऑफ रैशनल इररेशनल नॉट डिफाइंड है, कुछ भी हो जाए, है ना। और एलसीएम ऑफ इररेशनल नॉट ही डिफाइंड है, बट स्टार मार्क क्या, इफ आस्क्ड फोर्सफुली इन दैट केस डिफाइंड है, ओनली इफ इट इज सेम कैटेगरी। और सेम कैटेगरी मैंने समझाई दिया आपको कि सेम कैटेगरी का मतलब क्या है कि अगर वो पाई है तो 7 पाई होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये पाई है तो 8 पाई स्क्वायर हो जाए। अगर वो √2 है तो अगला भी √2 ही होना चाहिए, है ना। और अगर E है तो वो E² होना चाहिए। अगर अगला √35 है तो अगला भी √35 होना चाहिए, करेक्ट। तो इस केस में डिफाइंड है, इसमें नहीं है, इसमें डिफाइंड है, इसमें नहीं है, इसमें डिफाइंड है। क्या बात समझ में आई? कितना अच्छा सवाल था, क्या कंसेप्ट समझ में आया? तो DHF देखो कितना मस्त है। अगला भी बहुत मस्त है यार। देखो HCF आपको दिया है 50, LCM दिया है 5, है ना। हाँ, HCF 50 दिया है, LCM दिया है 5 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स पूछा है। एक याद है जब पढ़ रहे थे HCF LCM तो मैंने बताया था कि HCF of 2 numbers A, B is equals to product
ऑफ टू नंबर्स अपॉन एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, याद है कि नहीं? तो कितने में ये किया है इसको? 50 इंटू 5 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दैट इज 250। आंसर मार्क किया ये, जो कि हो गया गलत। क्योंकि अगर आपने ध्यान से देखा, जितने भी आप एग्जाम्पल देख लो, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम आप हमेशा देखोगे कि ये कंडीशन ट्रू करता है कि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। फील लो जरा, क्या एलसीएम वो फैक्टर है जो तीनों नंबर में आना चाहिए, जो तीनों में आना चाहिए। एचसीएफ वो नंबर है जो तीनों में कॉमन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ए लिखा है 1 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, बी लिखा है 1 इंटू एक्स इंटू पी इंटू क्यू, सी लिखा है 1 इंटू एक्स इंटू आर इंटू एस। तो एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में कॉमन हो, जैसे ये तो सिर्फ एक्स, एचसीएफ क्या हुआ? एक्स। लेकिन एलसीएम क्या होता है? जो तीनों में आता हो, मतलब कि ये वाला पूरा नंबर 1 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड मल्टीप्लाई बाय पी इंटू क्यू मल्टीप्लाई बाय आर इंटू एस। ये तो एलसीएम है। क्या दिख रहा है कि एलसीएम ग्रेटर देन एचसीएफ होगा? नहीं आया। अरे सर 3, 4, 5, 3 को लिख सकता हूं 1/3, 2 इंटू 2 इंटू 1 और 1 इंटू 5। तो एचसीएफ क्या आया था? 1। लेकिन एलसीएम क्या आया था? ये वाला, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, जो तीनों में आता हो। 3, 4, 5, 60। तो क्या एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा? बट इस केस में क्या हो गया? गलत। इस केस में क्या हो गया? एचसीएफ दे दिया उन्होंने एलसीएम से, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए जब ये फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने नहीं लिखवाया था, तो वहां लिख लीजिएगा ओनली इफ एलसीएम इज ग्रेटर देन एचसीएफ। यही समझाने के लिए, ये समझाने के लिए, इसलिए मैंने वहां नहीं लिखवाया था। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? लिख लीजिए फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो उल्टा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या एचसीएफ कितना दे दिया उसने? 5 और एलसीएम कितना दे दिया? 50। ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ एलसीएम क्या है? ग्रेटर देन एचसीएफ। तो आप लिख दो 5 इंटू 50 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर ए कॉमा बी। आया मजा कि नहीं? चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। ओके। हाँ, ये डिजिटल बोर्ड में बिल्कुल जो है मजा नहीं आता। चौक, और जब तक चौक से सन के ना जाओ, है ना, जब तक रंग बिरंगी चौक हो और जब तक पूरे कपड़ों पे ना आए, मजा ही नहीं आता। है ना? पहले तो बहुत चौक घिसते थे हम लोग यार। ब्लैक शर्ट पहन के आते थे तो इतना जेंजी लुक बन जाती थी वो टी शर्ट जाते जाते, मजा आ जाता था। ओके, क्वेश्चन 22 को समझाने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है, अगर कल को x रूट वाई इज इक्वल्स टू a प्लस रूट बी लिखा है, कल को इस फॉर्मेट में दो पार्टी लिखी हैं कि x प्लस रूट वाई और a प्लस रूट वाई, क्योंकि हम मानते हैं कि रूट क्या होता है? इट्स अ यूनिक आइडेंटिटी। मतलब कि भाई रूट 5 को रूट 5 ही लिख सकते हो, कुछ और लिख ही नहीं सकते हो आप। ठीक है, तो क्या माना जाता है कि अगर x y a b belongs to integers, in that case x is equals to a and y is equals to b। ये बात ऐसी ही है कि कल को अगर मैंने लिखा कि 2 प्लस रूट 5
और मुझे कुछ प्लस कुछ रूट में लिखना है, तो मैं 2 प्लस रूट 5 ही लिख सकता हूं, मेरे पे और कोई तरीका ही नहीं। लेकिन अगर कल को ये ऐसे लिखा होता x प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस, और यहां लिखा होता a प्लस रूट बी, तब मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं यहां कर देता हूं रैशनलाइज, और रैशनलाइज कर देता हूं तो ऊपर कुछ पार्टी बनेगी और ये पार्टी बराबर नहीं होंगी। क्या बात समझ में आई? लेकिन वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, रूट ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो बात समझ लेना कि वो सेम ही नंबर लिखा है, कुछ नहीं कि ये x लिखा होगा और ये y लिखा होगा। नहीं आया? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, दिस इज बेस्ड ऑन दैट, कितने लोग कर पाए। तो उसने पूछा है फाइंड x, y, जहां x एंड y आर रैशनल्स। तो आपको दिया है x प्लस वाई प्लस x माइनस 2y रूट 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस y प्लस x माइनस वाई माइनस 1 रूट 2। मुझे देख लेना कोई मैंने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की। x प्लस वाई प्लस x माइनस 2y रूट 2, 2x माइनस वाई x माइनस वाई माइनस रूट 2। तो आप इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो x और इसको मान लो y। तो ये लिखा हुआ है a प्लस बी रूट 2 इज इक्वल्स टू x प्लस वाई रूट 2। क्या अगर ऐसा है तो इसका मतलब a और x बराबर होंगे। नहीं आया? पढ़ाया अभी हमने कॉन्सेप्ट। क्या? अरे भैया ये बालक बोल रहा है कि सर आपने बोला था यहां कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करो, इस b को अंदर पहुंचा दूं तो ये बन गया b प्लस 2b स्क्वायर रूट, और ये बन गया x प्लस रूट 2y स्क्वायर। क्या अब ये फॉर्मेट दिख रही है? अब ये फॉर्मेट दिख रही है? नहीं आया। ये इसने कंफ्यूजन क्या बोला कि सर यहाँ तो b है फिर रूट है, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है ना, तो ये क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं और ये लिख सकता हूं। तो अब तो आपको दिख रहा है ना, ये कुछ a प्लस रूट एक्स का z का फॉर्मेट और ये x प्लस रूट q का फॉर्मेट। इसका मतलब a बराबर x और z बराबर q। अगर ऐसा है तो कर दो, जैसे ही आपने किया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई, जैसे ही आपने देखा कि ये क्या बन गया, तो आप देखो जरा x छम्मा छम्मा, तो x बचा और ये बच गया 2y। पहली इक्वेशन कि 2 टाइम्स y इज x। दूसरा खेल देखो, x माइनस वाई को इसके बराबर करो, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई माइनस 1। जैसे किया ये छम्मा ये इधर गया तो y बचा, और ऐसे मान लीजिए कि इधर आया तो y और इधर गया तो 1। y की वैल्यू 1 आ गई, यहां पुट किया तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। क्या कर लेंगे? कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सिंपल सी बात लिखी है, रूट आर द यूनिक सिंप्लीफाइड फॉर्म if written in the numerator, but in case if it is in denominator you need to rationalize and get rid of the square root in the denominator, as simple as that। ठीक है सर, लिख लें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। क्या लिखा है क्वेश्चन 23? स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 2 रूट 10। कितने लोगों ने तो इसकी वैल्यू निकाल दी होगी, पढ़ा ही नहीं। उसने पूछा स्क्वायर रूट, आप कई लोगों को सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स दिखती है ना, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना ना सर, तो चुपचाप क्या करना था आपको, 7 प्लस 2 रूट 10 का स्क्वायर लिखा था। अच्छा, अभी मैंने कुछ ऐसा बताया कि x प्लस रूट वाई इक्वल्स टू a प्लस रूट बी यूनिक फॉर्म होता है, स्क्वायर इसका यूनिट फॉर्म होता है। मतलब ये कुछ इस फॉर्मेट में मान लूं। नहीं आया। क्या मैं इसको इसके फॉर्मेट में मान लूं? क्यों? क्योंकि इसके स्क्वायर रूट का फॉर्मूला। भाई अभी हमने क्या बोला? मैंने बोला कि स्क्वायर रूट इज द यूनिक एंडेवर
x प्लस रूट वाई इक्वल्स टू ए प्लस रूट बी में इसका ये मतलब ही है, अगर ये बराबर होना है, अगर ये बराबर होना है, ये एंटिटी बराबर होनी है, ये एंटिटी बराबर होनी है, अरे ये एंटिटी बराबर होनी है, तो इसका मतलब है कि x को a और y को b होना ही पड़ेगा। तो सेम खेल उधर है, तो सेम खेल उधर है। तो मुझे बताओ क्या मैं इसको रूट को x प्लस वाई की फॉर्म में लिख दूं? फिर क्या स्क्वायर करा, तो स्क्वायर करते ही 2√10 मिला, x मिला प्लस y मिला प्लस 2√xy मिला, खुल के आ गया ये चीज। लगा दो, इसको मान लो a, इसको मान लो x, इसको मान लो b, इसको मान लो y। तो इसको बराबर इसके करना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, 10 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। यहां से बताओ कि 10 का फैक्टर क्या क्या होते हैं, 2 और 5, और देखो 2 प्लस 5 7 ही होता है, तो देखने की जरूरत ही नहीं थी। एक को x को अगर आप 2 मान रहे हो तो y को क्या मानना पड़ेगा, 5। अगर y को 5 मान रहे हो तो x को क्या मानना पड़ेगा, 2। एज सिंपल एज दैट। कितने लोगों को ये समझ में आया? अरे भाई अभी तो बोलो ना कि इसको आप इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा आप इसको अंदर लिख दो, क्या ये लिखा हुआ है 7 प्लस 40 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 4xy। अब सही है, ये a प्लस रूट बी लिखा हुआ है और इसको x माना बड़ा x और इसको y माना है, तो ये लिखा हुआ है कि अब इसको इक्वेट करो तो 7 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अब इसको इक्वेट करो 40 इज इक्वल्स टू 4xy, तो सबसे पहले 4 छम्मा छम्मा, तो 10 इज इक्वल्स टू xy, वही तो लिखा है। अरे उसकी चिंता क्यों कर रहे हो, अगर वो रूट लिखा है तो नहीं आया। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना? तो ये अगर किसी, मुझे यहाँ यही समझाना था, ये कॉन्सेप्ट कि भैया ये आना चाहिए आपको। देखा कितना अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे सर हमने डीएचएफ में। अब मुझे बताओ इन कॉन्सेप्ट के अलावा कोई और कॉन्सेप्ट लग सकता है? सारा खेल इसी का राउंड है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखो जल्दी से। क्वेश्चन 24 फटाफट से देखते हैं। रैशनलाइज रूट ओवर रूट 2 माइनस 1 रूट 2 प्लस 1। कितने लोगों ने इसको ट्राई किया? भाई अगर ये रूट टू माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 लिखा होता तो मेरी जिंदगी आसान थी। क्यों आसान थी? कुछ नहीं करता, छम्मा छम्मा कर देता। क्या बचता ऊपर? रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या बनता 2 माइनस 1, ऊपर क्या बनता 4 माइनस प्लस 1 5 माइनस 5 रूट 2, तो ऊपर नीचे बनता, नीचे 1 बनता। तो मेरी जिंदगी आसान थी, हो गया क्वेश्चन। लेकिन उसने क्या किया, इसके आगे भी रूट लगा दिया। अच्छा तो क्या हुआ? अब खेल सब मैनिपुलेशन का है। आपको ये पहले रूट तो इसको भस्म करना है और फिर नीचे वाले रूट को भस्म करना है। तो ऊपर वाले को भस्म करने के लिए आपने क्या किया? चलो कितने लोगों ने ये किया? रूट 2 माइनस अपॉन रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड। कितने लोगों ने ये किया कि इसको रूट 2 प्लस 1, और लेट्स से कितने ने ये किया? इससे क्या हुआ सर? अगर आपने लिखा हुआ है रूट a इंटू बी मल्टीप्लाई बाई, ये क्या a अपॉन a लिखा हुआ है, इससे हुआ क्या? और हमने पढ़ा था कल कि ये बन गया a, ऊपर वाला रूट गायब, ये क्या लिखा हुआ है रूट a अपॉन बी। क्या मैं इसे रूट a अपॉन रूट बी लिख सकता हूं? नहीं आया। इसको मल्टीप्लाई किया, दैट इज मल्टीप्लाइड बाई रूट a अपॉन रूट a से, तो ऊपर बच गया a और नीचे बच गया रूट ए बी। तो ऊपर तो खेल अच्छा हो गया, रूट 2 माइनस 1। नीचे क्या हो गया? नीचे क्या हो गया? रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 माइनस 1 का रूट।
और जैसे ही आपने किया a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या बचा √2 माइनस 1 अपॉन √2 टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, √2 माइनस 1 अपॉन 1। तो हो गया क्लियर, आंसर क्या आ गया √2 माइनस 1। या कितने लोगों ने अगर इसमें ये भी किया होता तो भी नुकसान नहीं था, √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस 1, क्योंकि आपको रूट हटाना था तो रूट से तो मल्टीप्लाई करना ही था, इससे भी करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार रैशनलाइज करना पड़ता। तो मुझे बताओ बच्चों ऊपर क्या बनता, ऊपर बनता √2 माइनस 1 √2 प्लस 1, नीचे क्या बनता स्क्वायर, तो नीचे सिर्फ √2 प्लस 1 ही लिखा रहता, ऊपर क्या बन गया √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1, ये पूरा √2 माइनस 1 और ये √2 प्लस 1 है ना। तो ये किया क्या 1 अपॉन √2 प्लस 1, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 से। तो जैसे आपने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है √2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज √2 माइनस 1 ओनली। मतलब मेरा सिंपल से इस क्वेश्चन से आपको ये समझाना था कि अगर आपको रैशनलाइज करना है तो रूट भी है, हो सकता था एक और रूट लगा दूं मैं कुछ और लिखकर, तो आपको रूट काटना है फिर रैशनलाइज करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है क्या, ठीक है क्या। क्वेश्चन 25 भी वैसे ही है, लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे अब, ठीक है। तो डीएचएफ में मजा आया, मजा आया। क्वेश्चन 25 क्वेश्चन उसमें कितने कितने लोगों को मजा आया, ठीक है ना। क्या आप कल से करके लाएंगे का सवाल, ठीक है। चलिए तो अब शुरू करते हैं पढ़ना फटाफट से, जितना भी टाइम बचा है मेरे पास फटाफट से इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम में क्या पढ़ा था, नंबर सिस्टम्स, इंडाइसेस एंड रूट्स। क्या मुझे दोबारा रिवीजन कराने की जरूरत है, क्या कहलाते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, नंबर लाइन। क्या आपको पता है पावर ए पावर एम इंटू ए पावर एन, ए पावर एम अपॉन ए पावर एन, रूट का खेल पता है क्या, अभी मैंने समझाया अभी था। क्या इतना रिवीजन हो गया, ऐसे ही एक पन्ने पे शॉर्ट नोट्स होने चाहिए सर आपके, है ना। चलिए पार्ट 3 डालिए। तो अपन जो पढ़ रहे थे पार्ट 3 में बहुत बेसिक बातें हैं जिसे अपन बोलते हैं डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी रूल। सर डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ये रूल आपको मदद करेगा टू फिगर इट आउट कि कौन सा नंबर किस से फैक्टर, जैसे अभी फैक्टर काटने में दिक्कत आ रही थी ना, तो वो आपको बचा लेगा, ठीक है। दिक्कत क्या है ना सर, मैं थोड़ा कमजोर हूं, दिक्कत क्या है मुझे टेबल्स थोड़ी कम आती हैं, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, 16 की, 17 की, 18 की, 19 की, 20 की, लेकर 99 की टेबल, है ना, मुझे कम आती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक तरीका बना रखा है अपना, अगर आपको वो समझना है और आप बुद्धू हो मेरे जैसे और आपको वो तरीका समझना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बताइए 27 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है, या 27 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है ना। तो एक तो तरीका तुरंत क्या करो आप 27 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, ऐसा ऐसा लिख दो। लेकिन मैंने क्या तरीका बना रखा है, आप अगर उसको समझ पाएंगे, वो डिविजिबिलिटी रूल से नहीं है, वो तो मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ तो मेरे को आसानी करने के लिए, तो आप मुझे करते हुए देखेंगे, मुझे फटाफट से लिखते हुए नंबर लिखते हुए देखेंगे, तो आप ये ना कहें कि मैं रट के आया हूँ, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको पता कि वैल्यू ही रटाया आप आंसर की, ऐसा नहीं है। कैसे लिखता हूं वो मैं बता देता हूं आपको। क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट से मुझे 14 की टेबल लिखनी है, लेट से मुझे 14 की टेबल लिखनी है सर, 14 को तो आपको याद होगी, आप मुझे अपना नंबर बताइए, ठीक है। ये साहब बोल रहे हैं कि 23 की टेबल लिखनी है, चलो 23 की टेबल लिखते हैं। तो आप क्या करो, आप 2 की टेबल लिखो और आप 3 की टेबल लिखो। तो मुझे बताओ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 and 3
9 जा 27 एंड 3 10 जा 30। फिर क्या लिखो आप, 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 14 16 18 20। फिर क्या करो, अगर 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 तुम साथ हो ओके अगर सिंगल डिजिट है तो उसके आगे 0 लगा दो, अगर सिंगल डिजिट है तो उसके आगे 0 लगा दो, और पीछे के नंबर कॉपी कर लो, 3 6 9 2 5 8 1 4 0। और क्या करो, ये वाला इसमें ऐड कर दो, ये और ये ऐड करके 2 + 0 2, 4 + 0 4, 6 + 0 6, 8 + 1 9, 10 + 1 11, 12 + 1 13, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 3 230। ये देखो, क्या ये 23 की टेबल लिखी हुई है? नहीं आया नहीं आया करेक्ट। क्या इसके मैथ समझाऊं इसके पीछे? अभी टाइम नहीं है, ठीक है। सिंपल है सर मैथ्स, है ना, कुछ इसमें कठिन नहीं है, इसमें कुछ नहीं आया क्या ये 8 + 10x मल्टीप्लाई m लिखा हुआ है? जैसे आप 23 × 5 करते हो, तो आप क्या करते हो, 5 3 जा 15, देन 5 + 2 10 + 11 115 लिखते हो। तो बेसिकली आपने क्या किया, 5 × 2 दैट इज 10 + 11, तो 50, 5 3 जा 15 क्या था 15, तो इसका 1 और ये 10 ही ऐड किया छोड़ो, नहीं समझ में आया तो ये बात समझ में आ गई क्या? अब मुझे बताओ 46 × 8, फटाफट से क्या लिखो, आप लिख लो 8 × 6 दैट इज 48, 8 × 4 32, और यहां से लिखो 8, 32 + 4 36। ठीक है क्या? ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी रूल पे, है ना, फटाफट से। डिवी पार्ट 3 डिविजिबिलिटी रूल। पहला रूल, आपको कैसे पता चलेगा कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 2 है कि नहीं? सबसे पहली कहानी, इट्स अ इवन नंबर, इफ इट इज अ इवन नंबर इट इज डिविजिबल, इफ इट इज ऑड इट इज नॉट डिविजिबल। या अगर ये बात नहीं समझ में आई कि इवन नंबर है, तो आप देखें यूनिट प्लेस पर अगर इवन नंबर है तो वो क्या होता है, इवन नंबर। सिंपल सी बात। मुझे बताओ, क्या 1024 डिवाइडेड बाय 2 है? क्योंकि 4 क्या है, इवन नंबर। या 1024 इवन नंबर है जी। अगर 1024 इवन नंबर है तो D2 से कटेगा, दैट इज 2 5 10 1 2 5 1 2। नहीं आया। सेकंड, डिविजिबल बाय 3, इसका होता है कि इफ सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 2 और आर डिविजिबल बाय 3 देन इट इज डिविजिबल बाय 3। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ 3 4 2, क्या 3 + 4 कितना 7, 7 + 2 कितना है 9, क्या 9 डिविजिबल बाय 2 है? तो ये नंबर भी 3 से कटेगा, चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 114। नहीं आया। इफ सम ऑफ डिजिट आर डिविजिबल बाय 3, अगर किसी भी जो भी नंबर दिया है उसकी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होता है। नहीं आया। ठीक है, कैंसिल करो इसको, आगे बढ़ो। डिविजिबल बाय 4, मस्त है डिविजिबल बाय 4। इफ लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 4, तब नंबर डिविजिबल बाय 4। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मुझे बताओ 416, क्या लास्ट 2 डिजिट जो है 16 सम नहीं,
इफ लास्ट टू डिजिट, याद रखना सम और इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ ना, इसमें सम किया था हमने तीनों नंबर का, इसमें सिर्फ बोला इफ लास्ट टू डिजिट्स 16, क्या 16 4 की टेबल में आता है? यस आता है। तो 416 डिवाइडेड बाय 4 किया तो कितना बना? 4 1 4 0 4 1 0 4। नहीं आया, ये क्यों आ रहा है बार बार? सो इफ लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 द नंबर इटसेल्फ डिविजिबल बाय 4। 5 का बताओ, डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 की कहानी है अगर यूनिट प्लेस पे 0 हो या 5 हो, एक्सेप्ट, अच्छा आप 0 भी लिख लो तो भी क्या ही है तो डोंट रिमेंबर, तो मैं क्यों एक्सेप्ट 0 लिखवाने वाला था, पर 0 भी तो डिविजिबल बाय 5 है, 0 5 से 0 तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं है। बताओ 5 है क्योंकि लास्ट है। क्या मुझे बताओ 745 है, इसे काट दो 5 से, 5 1 5, क्या बचा 2 4 5 20 5 155। नहीं आया। इफ एट यूनिट प्लेस यू फाइंड 0 और 5 इट इज डिविजिबल बाय 5। बड़े आगे, क्या ये बातें समझ में आ रही है? ऊपर से तो नहीं जा रही। डिविजिबल बाय 6, याद रखना डिविजिबल बाय 6 का मतलब है कि जो बंदा डिविजिबल बाय 2 एंड डिविजिबल बाय 3, एंड मतलब दोनों, एक से काम नहीं चलेगा। अगर डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है मतलब क्या होना चाहिए? वो इवन। डिविजिबल बाय 3 है मतलब कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट कितनी होनी चाहिए? 3। पर मुझे बताओ 3 4 2, क्या ये इवन नंबर है? तो मतलब 2 से डिविजिबल है। क्या 3 + 4 + 2 7 + 2 9, क्या ये सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल है? 9 3 से, तो ये पक्का 6 से कट रहा होगा, चेक कर लो। तो मुझे बताओ 6 5 से 36, ओ सॉरी 6 5 से 30 42, कट गया क्या? नहीं आया। So if it is divisible by 6, it should be divisible by 2 and it should be divisible by this. ठीक है, दोनों याद रखना, दोनों। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 क्या डिविजिबल बाय 6 है? तो इवन तो है, तो 2 से तो कट रहा है, लेकिन 2 + 3 + 4, 4 is not divisible by 3, it is not divisible by 6। नहीं आया। चलो, डिविजिबल बाय 7 मस्त है। डबल दी यूनिट्स डिजिट एंड subtract it from remaining number, subtract it from remaining number. If resultant is divisible by 7, the number is divisible by 7. क्या करना है सर? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? Let's say 686, डबल द यूनिट डिजिट, डबल करो, 6 है तो 12 कर दो, एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। 68 बचा, बाकी उसमें से घटा दो, कितना बचा? 68 में से 12 आ गए तो 6 5 6 56 बचा। क्या 56 डिवाइडेड बाय 7 है? इफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज दिस, इज डिविजिबल बाय 7, क्या ये 56 7 की टेबल में आता है? आता है। तो therefore it is divisible by 7, therefore 686 is divisible by 7। नहीं आया, नहीं आया, क्या लिख लेंगे? क्या आएगा? 7 1 7, 7 9 63, 56। सिंपल। क्या कर लेंगे? कोई दिक्कत किसी को? चलिए, ये बचा ना 56, और 7 की टेबल 56 तो आता ही है, 7 8 सा 56। डिविजिबल बाय 8,
इफ लास्ट मैं वही देख रहा हूँ ना, मैं तो अपने DHF का काम कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाएगा कल कितने बच्चे DHF करके आए हैं इसी चीज से, क्योंकि अगर वो समझेंगे इस बात को जो मैं लिखवा रहा हूँ, डिविजिबल बाई 8 इफ लास्ट 3 डिजिट, दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड, कि जो बच्चे जो लिखा है उससे आगे का सोच पा रहे हैं, मतलब क्यों क्या लिख दिया मैंने, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। इफ लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8, the number is divisible by 8. If last digit, for example 1024, क्या last 3 digit is divisible by 8? Yes, 24 is divisible by 8 thrice. तो ये पूरा नंबर 8 से कटेगा। 8 1 जा 8, 2 बचा 5, 5 8 सॉरी माय बैड, 8 1 जा 8, 2 2 जा 20, 2 जा 16, तो कितना बचा 4 6 64, 8 8 64, 1 2 8। ठीक है क्या, किसी को कोई दिक्कत? डिविजिबिलिटी 9, इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। 81, 8 + 1 is 9, 8 + 1 is 9, 9 तो डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल है 9 टाइम्स। नहीं आया, ठीक है। 9 डिविजिबल बाई 10, सिंपल, लास्ट और यू कैन से यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, डिजिट 0 होना चाहिए। नेक्स्ट 10, ये आ गया ना समझ में, तो 10 डिवाइडेड बाई 10, यस 70, 200 डिवाइडेड बाई 10, छम्मा 720, ठीक है, लास्ट यूनिट पे 0 होना चाहिए। इस पे दिमाग नहीं लगाते, इस पे दिमाग लगता है। डिविजिबिलिटी बाई 11, देखना सर, इफ नॉट इफ, सम ऑफ इवन प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस और इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेसेस, उसका जो रिजल्टेंट आएगा either it should be 0 or it should be divisible by 11. For example, मुझे बताओ 1 2 1, odd even odd, odd even odd, odd का सम किया और even का किया, 2 - 1 + 1, 2 - 2 0, अगर वो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए तो क्या 11 है, यस, मतलब 1 2 1 11 से कटता है, 11 1 जा 11, 1 बचा 1, 11 टाइम्स 11। अच्छा, कितने लोगों को पता है या बचपन में पढ़ा हो क्या, पता नहीं, देखो 11 से मल्टीप्लाई करने का एक और शॉर्ट ट्रिक है ना। फॉर एग्जांपल 13, तो क्या करो, इस वाली पार्टी को इधर लिखो, इस वाली पार्टी को इधर लिखो, 1 को इधर लिखा, 3 को, दोनों का सम कर दो 143। कितने लोगों को पता है, ये सिंपल है ना। 27 मल्टीप्लाई बाई 11, इस पार्टी को उधर लिखो, इस पार्टी को वो लिखो, सम कर दो। अगर सम ग्रेटर देन 2 है तो उसको इधर पावर दे दो, सिंपल, मतलब 1 उधर खिसका दो, है ना, उसमें क्लब कर दो, ठीक है। एक और लिख लो, है ना, डिवाइडेड बाय 13 का, और 13 का उसमें लिखो इफ यू हैव 6 डिजिट्स, है ना, इसमें काम आएगा। जब वो 6 डिजिट का नंबर होता है ना, तो वो पेयर में एग्जिस्ट करता है, कॉपी में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं 6 6 6 6 6 6, तो दिस इज एग्जैक्टली इट्स अ 1 पेयर, कॉपी होता हुआ चला जा रहा है, तो दिस इज डिविजिबल बाय 13। या 2 3 2 3 2 3, 2 2 के पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है, कॉपी होता जा रहा है, तो ये भी डिविजिबल बाय। या 2 3 1 2 3 1, 2 के पेयर में कॉपी हुआ है, ये भी डिविजिबल बाय 13। तो ये याद रखना कि 6 डिजिट में कॉपी में होता है, अगर है ऐसा तो डिविजिबल बाय 13। नहीं आया, नहीं आया, तो अगर फटाफट से देखो सर, डिविजिबल बाय 2 इवन होना चाहिए या ऑड, डिविजिबल बाय 3 सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय
4 डिविजिबल बाई 5 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। डिविजिबल बाई 6 2 से भी और 3 से। डिविजिबल बाई 7 लास्ट डिजिट को डबल करें और रिमेनिंग में माइनस करें तो रिजल्टेंट जो आएगा इफ डिविजिबल बाई 7 इज द नंबर इज डिविजिबल बाई 7। 8 लास्ट 3 digits divisible by 8 तो number is divisible by 8। 9 sum of all digits divisible by 9 divisible by 9। 11 का बोला ही हमने कि sum of even minus sum of even places है, terms मत लिख देना, digits मत लिख देना, minus sum of odd places इज इक्वल्स टू या तो 0 होना चाहिए या वो फैक्टर होना चाहिए 11 का। 11 नहीं, फैक्टर ऑफ 11। 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 हो सकता है, और 10 का तो अभी बताया था ना 0 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। क्या ये बात समझ में आई? आई तो बहुत बढ़िया। फटाफट से लास्ट पार्ट लिखें, तो दिस इज पार्ट 3। ठीक है, छाप में फटाफट से, बस मैं फटाफट से क्लास पार्ट लिखवा दूंगा और फिर आप ट्राई करना DHF 2 सॉल्व करने का, फिर हम कल वो डिस्कस करेंगे, फिर नए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस आज थोड़ा मेरे साथ रहो, है ना, थोड़े टाइम के लिए। फटाफट से आइडेंटिटीज लिखनी है ना, आइडेंटिटीज लिखनी है। करें स्टार्ट। तो अपन ने फटाफट से मैं रिवीजन करा देता हूँ। पार्ट 1 में हमने पढ़ा नंबर सिस्टम्स, पार्ट 2 में हमने पढ़ा इंडेक्स रूट्स और सर्च, पार्ट 3 में हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी रूल, पार्ट 4 में अपन पढ़ रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, पार्ट 5 में अपन पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्ट 6 में अपन पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज। यहां मजा आएगा, है ना, इसी में मैं कवर कराऊंगा आपको जब ये पढ़ाऊंगा। तो पहले अपन रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम वो सब कवर करेंगे, फिर इस करेंगे। जहां ये खत्म हुआ हमारा यूनिट 1 दैट इज बेसिक्स मैथ्स जो हमने शुरू किया था वो खत्म। तो हम ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये कर चुके हैं, ये और पढ़ लेंगे तो हमारा यही बचेगा। तो हम खुशी से पहला चैप्टर समाप्त कर चुके होंगे। क्या बात समझ में आई? चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। पार्ट 4 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। आज थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे क्या आप? क्या आप समय को नहीं देखेंगे? है ना, ठीक है। मुझे बताओ बच्चों वाली बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखने का सही तरीका होता है a स्क्वायर 2ab को लिखते हैं पर b स्क्वायर। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? बताता हूं। वही मुझे बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो जल्दी जल्दी बता रहा हूं, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक होगी तो आप मुझे बताओगे, ठीक है? ये क्यों बता रहे हो सर? ये मेरा मतलब ये नहीं बताने का था। क्या मैं इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकता हूं? नहीं आया। चेक करो चेक करो, ये क्या लिखा हुआ है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab विच इज नथिंग बट प्लस 2ab बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या ये तो ये लिखा हुआ है? क्या मैं इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकता हूं? ज्यादा एक क्वेश्चन अभी हमने किया था DHF में आया था कुछ, तो वो ऐसे ही कुछ लिखा हुआ था, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कुछ ऐसे लिखा हुआ था, तो मैंने 4ab लिखा था उसका। इसका मतलब ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक लग रहा है आपको, लेकिन याद रखना क्वाड्रेटिक में ये बहुत काम आएगा। क्योंकि अगर आप देखो a और b अगर अल्फा और बीटा रूट ऑफ द इक्वेशंस हैं, तो आप अल्फा प्लस बीटा से अल्फा माइनस बीटा भी निकाल सकते हो और अल्फा माइनस बीटा से अल्फा प्लस बीटा भी निकाल सकते हो। नहीं आया? कुछ बातें याद है पुरानी?
अगर नहीं याद है तो ये याद रखो कि आप a प्लस बी से a माइनस बी निकाल सकते हो। नहीं आया है ना, तो ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab से भी लिख सकते हैं। अच्छा सर मुझे बताओ a प्लस बी क्यूब कितना होता है? क्या मैं से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी लिख दूं? नहीं आया। अच्छा मुझे बताओ अगर a ये है तो माइनस में क्या है, तो b की जगह क्या रख दो? माइनस बी। तो a क्यूब पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, b की जगह माइनस बी रखा तो क्योंकि a और a सेम है। यहां फर्क पड़ेगा क्योंकि ऑड है, प्लस नहीं यहां पे भी पड़ेगा, माइनस 3ab a माइनस बी। नहीं आया। सर एक बार मुझे बताओ आप ये याद रखते हो क्या? अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी की पावर 4, ये 4th पॉइंट नहीं है, तो कितने लोगों को पता है? शायद कितनों को पता होगा। अगर मैं पूछूं a प्लस बी की पावर 5, कितने लोगों को पता है? कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो उसको समझाने के लिए एक अलग से जा रहा हूं मैं, है ना, इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बात समझो मेरी, है ना, जब मैंने लिखा था a प्लस बी, इसको ध्यान से समझना, की पावर 1, तो आंसर था a प्लस बी ही। जब मैंने लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें ये क्या 1 है, किसी का कुछ नहीं होता तो उसका साथी क्या होता है? 1। तो ये 1 प्लस 1 2 लिखा हुआ है। तो ये ट्रिक क्या कहती है ना, ये ट्रिक क्या कहती है कि आप 2 है तो आप सारी पावर पहले इसको दो, फिर इसको कम करना शुरू करो और फिर b को देना स्टार्ट करो। मतलब कि a प्लस बी का होल क्यूब है तो आप सारा पहले a क्यूब को दे दो और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते करते b तक पहुंचना चाहिए। तो अब मैं दे दूंगा a को और एक b को दे दूंगा, फिर a से एक और लेके एक और b को दे दूंगा, फिर एक और a से खींच के सारी b को दे दूंगा। नहीं आया। मतलब क्या कि जो यहां लिखा हुआ है डिग्री रिमेन सेम। तो अगर आप देखोगे 2 1 और 1 प्लस 1 डिग्री इज 2, हियर ऑल्सो डिग्री इज 2। ये क्यूब है तो क्यूब 2 प्लस 1 डिग्री इज 1, 1 प्लस 2 डिग्री इज 3, और ये क्यूब है, ये क्यूब का क्यूब लिखा हुआ है सर। नहीं आया। क्या किया पूरा हमने इसको दे दिया, a क्यूब पूरा दे दिया, फिर इससे एक छीना b को दे दिया, फिर इससे एक और छीना b को दे दिया, फिर एक और छीना b को दे दिया। अब क्या होता है, अब इसके जो कोफिशिएंट्स लगाने हैं तो वो कोफिशिएंट हम आगे से लगाते हैं। इसका 1 है, इसका 1 है, 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 3, और आगे का तो रहता ही है। नहीं आया। नेक्स्ट a प्लस बी का पावर 4, तो a को पूरा दे दो, a से एक खींचो b को दे दो, एक और खींचो b को दे दो, एक और खींचो b को दे दो, सारा b को दे दो। तो देखो सबका 4 ही है, 3 प्लस 1 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4 4। एक और ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे, यहां क्या लिखा था 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स 2, यहां कितना लिखा है 2, नंबर ऑफ टर्म्स 3, यहां क्या लिखा है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, यहां लिखा है 4 नंबर ऑफ टर्म्स 5। मतलब अगर a पावर b की पावर n लिखा है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? n प्लस 1। और कैसे शुरू करते हैं हम? an माइनस 1 b, an माइनस 2 b2, चलते 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 b n तक पहुंचना होता है और इसमें हम प्लस लगाते चलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। तो मुझे बताओ 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, b पावर 4। एक और लास्ट इसको मैं बता रहा हूं, अगर समझ में आएगा तो अच्छी बात। a पावर 5 दिया हमने, पूरा 5 को दे दिया। अब इससे एक एक कम करते चलो, a की पावर 4 b, एक और कम किया b को बढ़ा दिया, एक और b को कम किया b को बढ़ा दिया, a को कम किया b को बढ़ा दिया, और सारा b को दे दिया। हर जगह 5 ही रहना चाहिए। 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 1 5 5। कोफिशिएंट 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10,
4 + 1 5। इसको बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। ओके, ये हम जब बायनोमियल थ्योरम पढ़ रहे होंगे आज से 6 से 7 महीने बाद, तो आपको दिखेगा ये पहला पॉइंट होगा मेरा बायनोमियल थ्योरम का। क्योंकि आप देखो a + b 2 ही है, बायनोमियल मींस 2 नॉमियल हम पढ़ेंगे, बस इस पे ध्यान दो, इस पे मत ध्यान दो। ठीक है, चलो आ जाओ वापस अपने बैक टू पवेलियन पे। ठीक है, ये समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं a+ है ना, तीसरा a³ + b³ को क्या मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b, या a + b a² माइनस ab + b² लिख सकता हूं। चेक करते हैं क्या लिख दिया मैंने, चेक करते हैं a इंटू a क्यूब, a इंटू माइनस a² b, a इंटू प्लस ab², यहां लिखो a इंटू a क्यूब, a इंटू माइनस a माइनस a² b, a मल्टीप्लाई बाय दिस a b²। आपके लिए धीरे धीरे कर रहा हूं, बताओ मुझे ba², मुझे बताओ ये क्या लिखा है, माइनस ab², और ये क्या लिखा है, प्लस b³। राइट है कि नहीं राइट है? अगर आप देखेंगे तो ये ab² और ये b² छम्मा, ये ba² और ये ba² छम्मा, तो क्या बचा आपके पास, a³ b³। ठीक है, तो ये बहुत काम में आता है फैक्टराइजेशन में। ठीक है, बहुत काम में आएगा फैक्टराइजेशन में। ऊपर वाला तो यहीं से छाप दिया मैंने, ये वाला तो मैंने कहीं नहीं यहां से छापा, नीचे वाला ध्यान रखना कि कल को आपको लिखा जाए a + b a² माइनस ab + b², तो मुझे बताओ फटाफट से a³ माइनस b³ बता पाओगे? b की जगह क्या रख दो, माइनस b, तो क्या बन जाएगा, a माइनस b a² प्लस ab प्लस b²। नहीं आया? अच्छा मुझे बताओ a + b + c होल स्क्वायर क्या होगा, a² b² c² 2ab 2bc 2ca। ठीक है क्या? मुझे बताओ फिफ्थ, a + b + c का होल क्यूब, याद रखना a + b + c। अच्छा इसको एक और याद रखना है ना, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc। ठीक है, और एक और मैं लिखवा देता हूं, 7 1 + a² + a⁴। आप सोचो, मैंने हिंट दे दी वैसे तो, क्यूब है, क्यूब कि कैसे लिख सकते हैं हम इसको, है ना, सॉल्व। इसको अगर मुझे बताओ a + b + c टाइम्स a² + b² + c² + 3 टाइम्स a, ओके लीव इट। अपन इसको एक तरीका, अपन जो मैं बोल रहा था ना फैक्टर थ्योरम, उससे भी करके देखेंगे। आप तो मुझे इसका बताओ, उसका मैं अभी आता हूं। क्यों आता हूं, मुझे सोच रहा हूं अगर फैक्टर थ्योरम का टाइम होगा तो मैं फैक्टर थ्योरम यही निपटा दूंगा 2 पे करके। मुझे इसका बताओ आप, अरे इसका क्या, आप इसको a² प्लस, अच्छा 1, ये एक्चुअली पता क्या लिखा है, आप देखो ये a⁴ a² a⁴ लिखा हुआ है सर। a⁴ a² प्लस a⁴ लिखा हुआ है, नहीं आया, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 0 2 मतलब इवन पावर ऑफ a। तो अगर आप सोचो इसको 1 + a² लिखूं मैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे, तो मुझे मिल गया a⁴ + 1 माइनस 2a² मिला, लेकिन यहां तो एक a² है, मतलब मेरे को क्या कर दूं, प्लस a² कर दूं, सॉरी माइनस a² कर दूं। यहां से क्या मिला मुझे, a² + 1 a⁴ + 1 + 2a², वहां से एक माइनस किया तो ये आ गया ना। पर याद रखना ये तो है ही, लेकिन इसका ये याद रखना, इसको ऐसे लिखते हैं 1 + a + a²
1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। खोल लेना इसका, करना मल्टीप्लाई, चेक कर लो ना क्या सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो 1 माइनस ए प्लस ए स्क्वायर, जब ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ये मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4। तो जैसे आपने जादू देखा, तो ये जादू ये जादू ये जादू, सॉरी ये जादू ये जादू ये जादू ये जादू, क्या निकल के आए? 1 ए स्क्वायर ए पावर 4। नहीं आया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, इधर आओ, इधर आओ। अच्छा सर, इसको कैसे करें सर? ये तो आपने थोड़ा कठिन दे दिया मुझे। 5th, अच्छा इसको अगर मेरे को नहीं पता आइडेंटिटी, पर मुझे पता है a प्लस बी का क्यूब क्या होता है तो इसको x मानो, इसको y मानो। नहीं आया। अगर आपको लग रहा है कि वो कल को धोखा देगा, तो आप इसको, क्या ये x प्लस वाई का होल क्यूब लिखा हुआ है? आंसर आपको पता है, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई। इसको खोलो,